वैसे तो सारे ही चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादातर आएंगे आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाएंगे, केस स्टडी बेस्ड ही क्वेश्चन ज़्यादातर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि कोई भी जो बिजनेस है ना, वो आपका एलियनेशन में नहीं चलता, अलग थलग नहीं चलता। बिजनेस जिस सोसाइटी में वो बिजनेस चल रहा होता है उसी का हिस्सा होता है। तो बिजनेस अकेले में तो नहीं चल रहा होता, इसके आसपास चारों तरफ, अकेले में तो बिजनेस चलेगा ही नहीं ना, चलेगा क्या? बिजनेस जब भी होगा तभी इसको इंटरैक्ट करना पड़ेगा, इसके आसपास चीज़ें होंगी जिन चीज़ों के साथ इस बिज़नेस को फ्लोरिश करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ इस बिज़नेस के आसपास हो, सराउंड करती हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बिज़नेस के चारों तरफ जिन चीज़ों से बिज़नेस घिरा हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे? एनवायरनमेंट बोलेंगे। और स्पेसिफिकली ये इस बिज़नेस का एनवायरनमेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बिज़नेस एनवायरनमेंट बोलेंगे। आपका एनवायरनमेंट अलग होता है बिज़नेस के एनवायरनमेंट से। तो बिज़नेस जिन चीज़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ हो, जिन चीज़ों के बीच में रह करके सबके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके काम कर रहा हो, उसको ही हम बिज़नेस एनवायरनमेंट बोलेंगे। ठीक है ना? फाइन। तो जैसे मान लीजिए इसके हमने क्या कहा कि भैया बिज़नेस के डिफरेंट एनवायरनमेंट हैं। ठीक है, और मेनली बिज़नेस के तो 5 एनवायरनमेंट होते हैं। इसके चारों तरफ जो एनवायरनमेंट होते हैं वो 5 एनवायरनमेंट होते हैं इसके चारों तरफ। 5 कौन कौन से आपको मालूम है? 5 एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस जो है किसी भी इकोनॉमी का हिस्सा है, और बिजनेस अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो जब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या क्या होगा? देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आजकल देश में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है? किसी इकोनॉमी का हिस्सा है, नहीं किसी इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी इसका क्या रेलिवेंस है भाई? देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता होगा तो बिजनेस के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे जो हैं आसानी से मिल जाएंगे। समझ रहे हो? तो बिजनेस क्या होगा? ग्रो ज़्यादा कर सकता है, इसका ग्रोथ बड़ा हो सकता है। जब ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा तो इन्वेस्टमेंट आप क्यों करते हो? मल्टीप्लाई हो, बड़ा हो, आपकी इनकम और बढ़े, इसलिए तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट आप हाई लेवल पे कर सकते हो, क्योंकि आप जो कर्जे लोगे वो कर्जे आपको क्या मिलेंगे? सस्ते मिलेंगे। तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की पोजीशन में होगे, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा आप ले लो इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इन्फ्लेशन का क्या रेलिवेंस है? इन्फ्लेशन का रेट अगर हाई है, लो है और मॉडरेट है, इन्फ्लेशन है, ये एक बात है। इन्फ्लेशन रेट की बात हम करें तो इन्फ्लेशन रेट, देखो इन्फ्लेशन तो अपने आप में इन्फ्लेशन है। जब बात हम रेट की करते हैं तो इन्फ्लेशन रेट हाई है, लो है या मॉडरेट है। जब भी कभी इन्फ्लेशन रेट हाई हो तो आप ये समझ लो कि उस समय इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है, यानी वो इकोनॉमिक कंडीशन बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। मॉडरेट रहना है, मॉडरेट लेवल है तो ठीक है। इन्फ्लेशन का रेट लो है तो भी बिजनेस के स्लो होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ठीक है, लेकिन आप और वेट करना होगा, फिर जाकर के बिजनेस जो है वो बाद में ग्रो करेगी। इन्फ्लेशन रेट कम होने का बिजनेस के ऊपर ये असर होता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, घट रहा है या नहीं है, या कम है या क्या है। उसके बाद स्टॉक मार्केट कंडीशन,
ये सब कुछ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए कई बार, अब जैसे मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बोला, इंटरेस्ट रेट में आप देखो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट हो या शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट हो। अब जैसे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कई बार तो शॉर्ट टर्म के लिए भी बिजनेस को पैसे चाहिए होते हैं, और अगर मान लीजिए बिजनेस को इंटरेस्ट रेट हाई है तो शॉर्ट टर्म में जो पैसे बिजनेस ले रही है उसके लेने की वजह से, अगर ले रही है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा देना पड़ रहा है, या तो वो लेगी नहीं तो जो उसके आगे काम है, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसको चाहिए, वो करने में उसको प्रॉब्लम हो, है ना, तो स्लो डाउन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होएगी, तो बिजनेस का ग्रोथ जो है वो क्या होगा, स्लो होगा। ये चीज़ें हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म का तो मैंने आपको अभी भी बता ही दिया कि लॉन्ग टर्म का मतलब, मैं ज़्यादातर जो बात कर रहा हूँ तो लॉन्ग टर्म की ही कर रहा था कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट लो है लॉन्ग टर्म के लिए तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। लंबे समय का इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आपको लंबे समय में प्रॉफिट देगा, ठीक है ना। और उसमें अगर आपने ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर है, बियरेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर है, तो आप उस इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना नहीं चाहेंगे। लोन लेना नहीं चाहेंगे तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टमेंट होता है बेटा वो स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे मान लो फ्लाईओवर बनेगा, ब्रिज बनेगी, एयरपोर्ट बनेगा, है ना, कोई फैक्ट्री बनेगी, तो क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेज हो रही हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है और इकोनॉमिक जो स्टैंडर्ड है वो क्या होता है, इम्प्रूव होता है, बढ़ता है आपका। तो देख करके लेना पड़ेगा कैसे प्रभावित कर रही है, देख रहे हो आप, हाई है, लो है, तो बिजनेस को के ऊपर इसका असर होता है। बिजनेस इसको देख करके अपने डिसीजंस लेती हैं, इसको देख करके अपने निर्णय लेती हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देख करके, ठीक है। अब जैसे मान लो दूसरा एनवायरनमेंट आप यहां पर ले लो, सोशल एनवायरनमेंट। अभी सोशल एनवायरनमेंट का मतलब तो कस्टम्स, सोशल में क्या आ गया, सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स व्हाट, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये सब क्या है, सोशल एनवायरनमेंट के हिस्से हैं। अब आपका कस्टम कुछ और है, आपका ट्रेडिशंस कुछ और है। बहुत ही फेमस एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। आपने मैकडी के बर्गर तो सबने खाए होंगे। मैकडी जो है फेमस हुआ अपने हैम बर्गर की वजह से, ठीक है ना। लेकिन इंडिया में जब वो आया तो उसने क्या किया, कौन सा बर्गर यहाँ पे वो सर्व करती है, आलू वाले बर्गर, टिक्की बर्गर जिसको आप बोलते हो, है ना, ये बर्गर सर्व करती है। वेज बर्गर होता है, टिक्की वाला बर्गर होता है, स्पाइसेस होते हैं। उनके बर्गर में स्पाइसेस नहीं होते थे। आप जो इसने यहाँ आउटलेट खोला उसमें बर्गर में स्पाइसेस होते हैं। KFC चिकन है, इंडिया के टेस्ट के हिसाब से उसने अपने प्रोडक्ट में क्या किए, चेंजेस किए। तो यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का ट्रेडिशन क्या है, लोग स्पाइसी खाता है। हैमबर्गर नहीं खा सकता, वेज बर्गर ही खाएगा, है ना। तो आउटलेट्स में क्या मिलती हैं, वेज बर्गर मिलती है। तो उसने क्या किया, अपने को चेंज कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि यहाँ की जो सोच, जब उसको इंडिया में बिजनेस करना है तो इंडिया में जब वो बिजनेस करने आएगा तो इसका एनवायरनमेंट, इसका सोशल एनवायरनमेंट क्या है, इसके सोशल एनवायरनमेंट को उसने स्टडी किया, स्कैनिंग करी, स्टडी करी, और स्टडी करके ये पता चला कि यार यहाँ पर हैमबर्गर नहीं चलेगा, है ना, और यहाँ बॉइल्ड भी नहीं चलेगा कुछ, यहाँ तो भैया स्पाइस देना पड़ेगा, यहाँ तो सारे स्पाइस खाने वाले लोग हैं, ठीक। तो उसने अपने जो उसका जो कुजीन है या उसके जो शेफ़ हैं उसको इंस्ट्रक्शन दिया, उसका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसमें उसने मसालों को इंक्लूड कर दिया और उसमें हैमबर्गर की जगह टिक्की बर्गर कर दिया। करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से सोशल इन्फ्लुएंसेज होते हैं। अब जैसे ट्रेडिशंस हैं,
दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, गुरु पर्व है, हमारे देश में मनाए जाते हैं। आप जानते हो कि ऐसे समय में जब ये पर्व त्योहार के टाइम होते हैं तो आप देखेंगे विशेष छूट का आयोजन होता है, विशेष छूट का आयोजन होता है ना। और आज के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा इसका प्रचलन हो गया। अमेजन जैसी कंपनी जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, और वो कंपनी जो कि एक ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन चीज़ों में डील करती है, वहाँ पर आपको ऑफर्स होते हैं, फेस्टिवल ऑफर्स होते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल के टाइम में ऑफर होता है। अब ये ऑफर्स उस टाइम में क्यों रखते हैं? क्योंकि उस टाइम में लोग नई नई चीज़ों के खरीदने के लिए उत्सुक होते हैं, हमारे देश के लोग। ये हमारी संस्कृति की वजह से ही होता है ना, सोशल इन्वायरमेंट का हिस्सा हुआ ना ये। तो उसका जो बिजनेस की जो पॉलिसी है वो उस सोशल इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द घूम रही है कि नहीं घूम रही है। अक्षय तृतीया है, आपको मैसेज आ जाता है कि आज तनिष्क में जो है ना सोना में सस्ता है, मेकिंग चार्जेस में 10% की छूट है, 15% की छूट है ना। न्यू ईयर सेल लगा हुआ है, अभी ख़त्म होगा, मौसम का सेल भी यहाँ पे लगेगा। अब जैसे सर्दी का मौसम जैसे ख़त्म होगा, फरवरी जैसे ही आएगा ना 10, 12, 15 फरवरी के बाद आप देखेंगे दुकानों में सेल लग जाएगी। 10 फरवरी के बाद ही सेल लग जाएगी, 26 जनवरी के बाद ही सेल लग जाएगी। कौन से कपड़ों की? तो विंटर के कपड़ों की सेल हो जाएगी, क्योंकि ये क्लियर करना चाहेंगे अपना। ये क्या हो रहा है? यहाँ का वेदर कंडीशन, सोशल ट्रेडिशन, इस वजह से चीज़ें क्या हो रही हैं? बदलने जा रही हैं। और अपना बिजनेस डिसीजन जो है, ये जो बिजनेस हाउसेज है अपना बिजनेस डिसीजन इन चीज़ों पर भी लेते हैं। समझ में आई बात? तो अच्छा, एक और बात देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। जैसे मान लो आजकल क्या हर्बल टी का बड़ा ही ऐड आ रहा है ना, जीवा आयुर्वेदा बहुत ही आ रहा है, ठीक। तो ये सब लोग, या जगह जगह जिम खुल रहे हैं। इतना जिम क्यों खुल रहा है भाई? इतने पार्लर्स क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे सोसाइटी का ये हिस्सा होता जा रहा है। आपको पता है ये जो पेप्सी की या कोका कोला की जो डाइट कोक आती है ना, डाइट कोक का मतलब है कि ये शुगर फ्री कोक होता है। अच्छा, क्यों आया? इसकी मार्केटिंग, इसकी सेलिंग क्यों हो रही है? इनकी बिजनेस प्लानिंग डाइट कोक के पीछे क्यों है? क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। अब ये आपके कस्टम का, ट्रेडिशन का, सोशल स्ट्रक्चर का में बदलाव आया है, जिस वजह से उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया और अपनी बिजनेस पॉलिसी उस हिसाब से बना ली, डाइट कोक लेकर के प्रेजेंट हो गए। आप ऐसे देखो ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोशन क्यों हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड? इस वजह से भी हो रहा है कि आपको पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, पोल्यूशन से परेशानी हो रही है, हेल्थ हैजर्ड्स हो रहे हैं। तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें आपकी क्या हो रही हैं? तो सोशल हिस्सा है। अब जैसे मान लो एक और बात मैं बताऊँ, ऑर्गेनिक फूड का मार्केट बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है? बस धीरे धीरे ट्रेडिशंस में हम, जो ट्रेडिशन था हमारा ना ऑर्गेनिक फूड वाला, धीरे धीरे हम क्या आ रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फूड वाली कंपनी जो है ना वो धीरे धीरे आ रही हैं। ये सब चीज़ें लोग अपनी बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस हाउसेज अपनी पॉलिसी उस कंट्री के, सोसाइटी के इन्वायरमेंट को, उस सोसाइटी के टेस्ट को देखते हुए कर रही हैं, ठीक है। अब सोशल इन्वायरमेंट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, है ना, सोशल इन्वायरमेंट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जो बातें अभी मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे, जो चीज़ें बात में बता रहा हूँ आपको। तो सोशल इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स होते हैं एटीट्यूड्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशन, लाइफ स्टाइल, तमाम चीज़ें हैं। एलिमेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, ठीक।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों की क्या हो गई है, लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है ना। पहले लोग कम उम्र जीते थे, अब ज़्यादा उम्र जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि उसके जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज थे उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। अब हमारे पास में अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसलिए एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम वर्कफोर्स, पॉपुलेशन शिफ्ट, पहले गांव में ना पैकेज्ड फूड नहीं मिलता था, गांव में पैकेज्ड फूड नहीं मिलता था, अब वहाँ भी मिलता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है ना क्या हो गई, अर्बन सोसाइटी में आई। अर्बन सोसाइटी से फिर वो क्या हो रही है, विलेज सोसाइटी में जा रही है। तो ये जो शिफ्टिंग, जो इंटर शिफ्टिंग चल रहा है ना, इससे क्या हो रहा है कि गाँव शहर, जो गाँव के लोग शहर आ रहे हैं, शहर में आकर के पैकेज्ड फूड की उनको क्या हो जाती है, आसान लगता है, ईजी लगता है, वो वहाँ भी डिमांड करते हैं। जब वहाँ डिमांड करते हैं तो उसको पता चलता है अच्छा यहाँ भी लोग इसकी चाहत रखते हैं, फिर वहाँ भी सप्लाई होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ भी मिलना शुरू हो जाता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड पॉपुलेशन शिफ्ट। कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, फैमिली का कॉम्पोजिशन। अगर आपके घर में सारे जवान लोग हैं तो आदतें, और बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, तो घर की रिक्वायरमेंट, घर के डिमांड्स अलग होंगे। छोटे बच्चे हैं तो क्या होंगे, अलग होंगे। और इस हिसाब से इन सारी चीज़ों को देखते हुए बिजनेस हाउसेस क्या लेती हैं, निर्णय लेती हैं कि भाई किस टाइप का प्रोडक्ट और किस टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटीजी यहाँ पर अप्लाई की जाए और क्या प्राइसिंग हमको रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं, कुछ एलिमेंट्स के बारे में मैंने बात की। आगे आप बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स, इनोवेशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी में क्या, अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हर इकोनॉमिक सिस्टम के अपने अपने हैं। कुछ टेक्नोलॉजी जो कि वर्ल्ड में कहीं और कुछ पुरानी हो गई है, आपके यहाँ वो टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है, या आपके यहाँ जो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है वो दुनिया के कई देशों में अभी तक गई नहीं है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशंस which provide new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating the business। आज के टाइम में आप देख लो बिजनेस को ऑपरेट करने का तरीका। आज मान लीजिए बिजनेस को ऑपरेट करने का कई सारे बिजनेस YouTube के माध्यम से होते हैं, है ना। YouTube चैनल लोगों ने खोल ली, उस चैनल पे अपने जो एक्सपर्टीज़ हैं वो शेयर कर रहे हैं। आपको अच्छा लगता है उनकी एक्सपर्टीज़, आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हो, उनके रेगुलर आप व्यूअर हो जाते हो, और इससे वो अपना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है ना, यूट्यूबर का काम करके पैसे कमा रहे हैं। अब देखिए क्यों हुआ ऐसा शिफ्ट कैसे हुआ। पहले सोच सकते थे, आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है, एक ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ अर्निंग हो सकता है, ऐसा हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन आज ये पॉसिबल है। गेमिंग करके लोग पैसे कमा रहे हैं, है ना। तो ये सब कुछ आज संभव है, क्यों? टेक्नोलॉजी की मदद से। आज एक बात बताइए, किसी भी टाइप के बिजनेस को मैनेज करना टेक्नोलॉजी की मदद से आसान हो गया है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है शिकागो में, मैं यहाँ से कर सकता हूँ टेक्नोलॉजी की मदद से। शिकागो वाला आदमी यहाँ के आदमी को विजुअली कंट्रोल कर सकता है, फिजिकली नहीं, विजुअली कंट्रोल कर सकता है ना, वहाँ के व्यक्ति को। अच्छा, आपके घर में कैमरे लगे हुए हैं, उस कैमरे का जो है ना लिंक जो है वो न्यूयॉर्क में बैठे आपके पापा के पास है। अपना मोबाइल फ़ोन खोलते हैं, वहाँ से देख लेते हैं भैया हमारे घर में क्या हो रहा है, बताइए।
तो बिजनेस करने के तौर तरीके बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। और अगर मान लीजिए जो टेक्नोलॉजी अभी रेलिवेंट टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन, यू विल लैग बिहाइंड, आप पीछे चले जाएंगे। तो बिजनेस के जो निर्णय होंगे वो उस टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन पर भी होंगे और उस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द होंगे, उसको सोचते हुए होंगे। अच्छा देखो, कंपनीज क्या कर रही हैं, हर दिन एक नया आईफोन, हर दिन एक नया फ़ोन लॉन्च हो रहा है। उस फ़ोन में हमने क्या देखा कि कुछ ना कुछ फीचर्स अलग होते हैं, या तो उसकी बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, या तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी, या उसकी कैमरा का कैपेसिटी ज़्यादा बढ़िया होगा, वीडियो क्वालिटी अच्छी आएगी, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ वो ला रही है। ऐसा क्यों कर रही है, हर महीने, हर 2 महीने पे नया लॉन्च हो रहा है, नया लॉन्च हो रहा है, ऐसा क्यों कर रही है। ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि लगातार अगर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन नहीं करेगा तो मार्केट से वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर जो हैं वो नई टेक्नोलॉजी, वो इनोवेशंस करते जा रहे हैं, इसलिए उन्हें भी करना पड़ता है। और वो अपनी सेलिंग स्ट्रेटजी या अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनको भी करना पड़ेगा, तो उसी टेक्नोलॉजी के अराउंड वो अपना स्ट्रेटजी जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है कि नहीं है इंपॉर्टेंट। फाइन, सोचो ना आप कहाँ थे आप, जो है मालूम, आप चलते थे क्या बोलते हैं उसको, कोयले वाला जो है ना, आपका एक होता था जिसको हम बोलते हैं लोकोमोटिव्स, जो आपके होते थे पुराने ज़माने में, आपने शायद वो देखे भी नहीं होंगे। लोकोमोटिव्स होते थे ना, मतलब ट्रेन की जो बॉगियाँ होती थी, ट्रेन जो होती थी उसके जो इंजन होते थे उसमें ना इतना कोयला डाला जाता था और कोयला से भाप बनता था और फिर वो जो है वो ट्रेन को खींचता था। कोयले वाला ट्रेन होता था, स्टीम इंजन। तो कोयला से वहाँ स्टीम पैदा किया जाता था और स्टीम से चलता था वो, समझ गए। अभी क्या हो गया, बिजली में चलता है, नो पोल्यूशन, नो कोयला, ठीक है ना। जितने भी तुम्हारे फॉसिल फ्यूल हैं उसका भी नुकसान नहीं हो रहा, तो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गई। अच्छा, कोई ट्रेन वाला मान कोई कहे कि नहीं भैया हम तो वैसे ही चलाएंगे, हम तो कोयले पे ही चलाएंगे, हम इस पे नहीं चलाएंगे, तो दैट वोंट डू गुड। वो चल सकता है क्या, वो नहीं चल सकता ना। तो इसलिए हमको ये देखना है कि टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट। फिर टेक्नोलॉजी के बाद आप देखें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। भाई साहब देखो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का भी ना बहुत बड़ा रोल है। अब अगर मान लो आपके देश की सत्ता, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है या मेजॉरिटी से चुन के नहीं आई है, तभी स्टेबल नहीं है। अगर मिली जुली सरकार है तो स्टेबल नहीं होगी। स्टेबल नहीं होगी तो क्या निर्णय होगा, कब निर्णय होगा, ये डिसीजन कब तक रहेगा, कब ये पलट जाएगा, इसका कुछ पता नहीं होता। लेकिन अगर आपकी सरकार स्टेबल है तो निर्णय भी स्टेबल होंगे। और फिर बिजनेस डिसीजंस तो कोई एक दिन का काम है नहीं। आज बिजनेस डिसीजन लिए तो इसका इम्पैक्ट आने वाले साल 2 साल में भी हो सकता है, और तब तक में पता चले सरकार बदल गई और पॉलिसी चेंज हो गई। जो पॉलिसी आपके फेवर में थी या जिस पॉलिसी को आपने एनालाइज करके, पॉलिटिकल पॉलिसी को एनालाइज करके आपने एक बिजनेस डिसीजन लिया था, वो पॉलिसी ही चेंज हो गई। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस जियोपार्डाइज हो जाएगा, यानी आपके बिजनेस को काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा, है ना। ऑल टुगेदर आपको फिर नई चीज़, उस हिसाब से नए सेटिंग में आपको काम करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जो आसान नहीं होता। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी जाएगी, आपकी मेहनत भी जाएगी, आपका टाइम भी जाएगा, तो वो आसान नहीं होता। इसलिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखना भी बहुत ज़रूरी है। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें, जैसे मान लो तुम्हारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी एक अहम हिस्सा है। तुम्हारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई पॉलिटिकल सिस्टम अभी क्या है। अच्छा, बिजनेस में या इकोनॉमिक इश्यूज़ में कितना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, बिजनेस इश्यूज़ में कितने पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस हैं, ये भी चेक करना होता है, और इसको देखते हुए ही हम बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। ठीक है ना। पॉलिटिकल मोरालिटी क्या है, हर पॉलिटिकल मोरालिटी का लेवल क्या है, इसको देखते हुए। पॉलिटिकल मोरालिटी का मतलब कि जो पॉलिटिक्स में लोग काम कर रहे हैं क्या वो मोरल हैं,
इमोरल है, पैसे लेकर के सब काम कर देंगे, है ना। गलत जो देश के लिए जो गलत होने वाला है या आम जनता के लिए जो गलत होने वाला है, लेकिन जिससे बिजनेस कम्युनिटी को या बिजनेस हाउस को, किसी पर्टिकुलर बिजनेस हाउस को फ़ायदा होने वाला है, तो क्या सरकार साठगांठ बना करके उसके साथ जनता को नुकसान होने देगी इस आदमी का जेब भरने के लिए? क्या पॉलिटिकल मोरालिटी इतनी गिरी हुई है कि कुछ भी मतलब करवा लो, पैसे दे दो, है ना। तो वहाँ पर क्या है कि बिजनेस, वहाँ पर क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजंस पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं ले सकती, है ना। स्ट्रॉन्ग डिसीजन स्टेबल नहीं होता वहाँ पर, अगर आपके हिसाब से वो मूव करती रहती है तो, ठीक है ना। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे गवर्नमेंट, जैसे मैंने बोला आपको कि गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी नहीं रहेगी, इन सब पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये भी बात है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का, मतलब ये भी है यहाँ पर, मान लो अभी आपके देश की जो रिलेशंस हैं विदेशों से, जो विदेशों से आपके रिलेशंस हैं वो किस लेवल के हैं, किस स्तर के रिलेशन हैं। अच्छे रिलेशन होंगे तो जो बिजनेस हाउसेस हैं वो स्ट्रांगली जो है ना आगे बढ़ेगी, और अगर आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है आपके कंट्री में, और ये टेक्नोलॉजी बाहर से आनी है, जर्मनी से हमने इंपोर्ट करना है, और जर्मन गवर्नमेंट के साथ हमारी जो सरकार है उस सरकार की जमती नहीं है, पॉलिटिकल डिफरेंसेज हैं दोनों ही सरकारों के बीच में, दोनों देशों की सरकारों के बीच में। तो हम जर्मनी से और जर्मनी के साथ हमारा जो इंपोर्ट डील है वो होने में बहुत मुश्किल होगा कि नहीं होगा? जर्मनी के साथ इंपोर्ट डील होना क्या होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हमारी बिज़नेस जेपरडाइज करेगी कि नहीं करेगी, बिज़नेस को प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। इसलिए इन सब बातों को, तो फिर इसका मतलब है कि यार अगर जर्मनी के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो बिज़नेस क्या निर्णय लेगी कि सिमिलर टेक्नोलॉजी उस देश से देखो जिस देश में और अवेलेबल हो, जिसके साथ हमारी सरकार के पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे हों, ठीक है। तो फिर हम शिफ्ट करेंगे किसी और कंट्री की तरफ, लेकिन वो टेक्नोलॉजी उस प्राइस पे ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो आपकी कंट्री के लिए वायबल है या आपकी कंपनी के लिए वायबल है, वो टेक्नोलॉजी उसके पास, दूसरे देश के पास नहीं है उस प्राइस पे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, डिसीजन को या तो आप चेंज करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके उससे ले आएंगे, दूसरी टेक्नोलॉजी ही ले आएंगे जो इतनी फीजिबल नहीं, इतनी वायबल नहीं है, उसको आप ले आएंगे, क्योंकि आपको तो मॉडरेट करना है, मॉडर्नाइज करना है, चेंज करनी है चीज़ें। या नहीं तो आप अपने डिसीजन को पेंडिंग रख देंगे, पेंडिंग रख देंगे, ग्रोथ नहीं होगा बिजनेस का। समझ रहे बात? तो इसलिए ज़रूरी होता है। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये सारी जो बातें मैं बोलता रहता हूँ, कहानियाँ जो सुनाता रहता हूँ, ये दीज ऑल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ केस स्टडीज़, ठीक है। केस स्टडीज़ में कुछ ऐसी ही बातें करता है। मैं कोई केस स्टडी आपके साथ भी बोलूँगा, लगातार बोलूँगा, और बोलते हुए आप सुनोगे कि हाँ भाई किस तरीके की बातें मैंने भी करी हैं। और लास्ट आप देखेंगे लीगल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, ये हो गया देश का कानूनी वातावरण, ठीक है ना। तो कानूनी वातावरण का मतलब होता है कि भारत देश में या किसी भी कंट्री में क्या लेजिस्लेशन, मतलब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कोर्ट के जजमेंट्स क्या हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे वहाँ सरकार या वहाँ पर जो है कानून क्या कहती है। तो जो उस देश का कानून कहती है उसी कानून के हिसाब से आप बिजनेस करोगे ना, ठीक है। आप वो कहती है कि आप GSTIN नंबर ले लो, आपको लेना पड़ेगा, यू विल फॉलो दैट, you won't follow that, you have to follow that. If you don't follow that, you know, your license shall be cancelled, or the activity that you are involved in, you will be debarred from carrying out the same activity, you will be restricted to carry out the same activity, the business activity, right? So this legal environment is so important. So every business house has to adhere to it. For an example ले लो, अगर मान लो आपने देखा होगा टेलीविज़न पे आपने देखा होगा कि जब भी कभी किसी उसमें कोई सीरियल हो या कोई भी मान लीजिए प्रोग्राम आ रहा हो और वहाँ सिगरेट पी रहा हो, तो नीचे क्या लिखा होता है,
स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, हानिकारक है। ये शराब का सीन आता है तो वहाँ पर भी वो लिखा हुआ आता है। अच्छा, जो आप वो देखते होंगे, मान लीजिए चैनल्स क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे एपिसोड्स आते हैं, एपिसोड्स में जो आते हैं उसमें अगर कोई शराब का सीन होगा तो उसको कवर करने की कोशिश की जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने इन चीज़ों को, जो ये मादक पदार्थ हैं, इन पदार्थों को एग्जैजरेट करने का कानून बना दिया हमने कि इसको एग्जैजरेट आप नहीं कर सकते, यानी इसको ग्लोरीफाई आप नहीं कर सकते। तो इसलिए ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना। एक कॉशन जो है ये आपको लिखना पड़ेगा, मैंडेटरी कर दिया, इस कॉशन को लिखना मैंडेटरी कर दिया। आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए सिगरेट के डब्बे हैं, उस डब्बे पे तस्वीर कैसी बनी हुई थी, भयानक सी, है ना। कुछ दिन पहले तक टेलीविज़न पे एक आता था एडवर्टीजमेंट, देखिए एक महिला का यहाँ पर कैंसर हुआ है और उसका बेटा है, और वो सीन आता था तो आप डर जाते थे, है ना। तो जो भी कभी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए इस तरीके का एम्बलम देना या इस तरीके का करना मैंडेटरी यहाँ पर मान लीजिए कर दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए बेबी फूड है या कोई भी सामान आप लेते हो, आपके देश में क्या है, कोई भी सामान आप खरीदते हो तो उसके ऊपर उसका क्या इंग्रेडिएंट है, उसके अंदर क्या क्या आपने पढ़ा है ना, मार्केटिंग में लेबलिंग पढ़ी है ना। लेबलिंग में क्या देखा आपने कि जो भी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, जिन चीज़ों से वो पदार्थ बना हुआ होता है, उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन देते हो कि किन किन चीज़ों से ये बना हुआ है। और ये मैंडेटरी हो गया है, ये लीगल है, ये कानून है उस देश का कि आपको इसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इसलिए यू हैव टू फॉलो द लॉ, एंड वो लॉ क्या है, उस लॉ के अंदर ही काम करोगे ना यार, उसको एडियर करोगे कि नहीं करोगे अगर आप बिजनेस करोगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस के इर्द गिर्द क्या होती हैं, घूमती हैं। डीमोनेटाइजेशन के बारे में सुना होगा आपने बचपन में, जब 2016 में छोटे बच्चे थे, 6 साल पहले, है ना, जब डीमोनेटाइज हुआ था, सुना है आपने। 6 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल के थे आप, तो आप 10, 11, 12 साल के रहे होंगे, वही छोटे बच्चे रहे होंगे। उस समय आपने देखा कि आपके पिताजी, माताजी, आप कितनी हड़बड़ाहट हो गई थी, नोट का क्या चक्कर चल गया था यार, पैसे ही नहीं मिल रहे, नोट ही नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो डीमोनेटाइजेशन के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि डीमोनेटाइजेशन है क्या, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था। इसमें जो 2 नोट्स थे, सुनना है आपको डीमोनेटाइजेशन के बारे में, ध्यान से सुनिए। डीमोनेटाइजेशन की कहानी हम आपको संक्षेप में सुना देते हैं कि डीमोनेटाइजेशन में एक्चुअली में हुआ क्या था, ठीक है ना। तो डीमोनेटाइजेशन में हुआ ये था कि आज रात 12 बजे, 8, साढ़े 8 बजे प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं, और ये नवंबर का महीना था और ये 8 नवंबर का दिन था जब वो आए थे। 8, साढ़े 8 बजे, 8 नवंबर को 8 बजे के आसपास टीवी पे आए थे, नेशनल टीवी पे, और 2 साल उनको 2.5 साल हुए थे प्रधानमंत्री बने हुए। उन्होंने सोचा कि यार एक छलांग लगाते हैं, आज हम जो है ना नोट को, बड़ा ही देश में काला धन हो गया है, तो काला धन को कर्व करने के लिए ये है कि 500 और 1000 का डिनोमिनेशन का नोट बड़ा वाला होता है, और लोग जो है ना काला धन जो है, जो ब्लैक मनी है, वो इन्हीं नोटों के मदद से लोग इकट्ठा करके रखते हैं। तो एक काम करो, और आतंकवादी गतिविधि में भी इसका बड़ा इस्तेमाल होता है, तो इन नोटों को क्या कर दो, अवैध कर दो। इन नोटों को ही देखो, जो भी नोट होता है ना उसके ऊपर लिखा हुआ आता है ना, ये बियरर मनी होती है, मतलब ये जो है ना फिएट, सॉरी, ये जो मनी होती है, इस मनी पे आपको लिखा हुआ होता है कि सरकार या जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अदा करने का वचन देती है कि भाई आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ₹500, यानी 500 लिखा हुआ है, मतलब 500 की वैल्यू की गुड्स आपको इस पर मिलेगी। तो ये जो मनी है, इस मनी को अगर मैं कर दूंगा तो लीगल टेंडर, ये टेंडर मनी है, तो लीगल टेंडर क्या हो जाएगा, इसका ख़त्म हो जाएगा। लीगल टेंडर ख़त्म हो जाएगा तो ये पैसे जिसके पास पड़े वो तो कूड़ा हो गया उसके लिए। सरकार ने अगर इसको लीगल टेंडर कह दिया कि ये लीगल टेंडर नहीं है, तो लोगों के लिए क्या हो गया, जस्ट लाइक गार्बेज। तो ऐसे ही उनको वो आए, उन्होंने कहा कि 500,000 रुपये के जो नोट है ये डीमोनेटाइज हो गए इमीडिएट इफेक्ट से, आज रात 12 बजे से। तो 4 घंटे का समय था, 3 घंटे का अफरा तफरी मच गई।
उसके बाद फिर सिस्टम को किया गया, इससे क्या होगी कि 6% ऑफ द मनी जो है, सॉरी 86% मनी जो कि सर्कुलेशन में था, कितने परसेंट, 86% मनी जो कि सर्कुलेशन में था, जो कैश था, वो इनवैलिड हो गया। 14% ही आप डिजिटल ट्रांसफ़र होता था या चेक वेक का ट्रांसफ़र होता था। 86% जो आपकी इकॉनमी में थे वो पैसों का लेन देन होता, कैश में चलता था। तो 86% जो आपकी इकॉनमी थी वो सिस्टम पूरा 86% जो है वो आपका इनवैलिड हो गया। ठीक, तो भारत में बोला गया भाई, इस लोगों को बोला गया कि भाई जाओ बैंक में अपने इनवैलिड टाइम फ्रेम सरकार ने दे दिया कि इस डेट तक आपकी जो करेंसी है जो आपके पास पड़ी हुई इसको आप बैंक में जमा करा दें, तो इक्विवेलेंट अमाउंट आपके बैंक में जमा रहेगा, आपको मिल जाएगा। और बैंक में जमा करा दे, आप एक्सचेंज कर सकते हो, पुराने वाले नोट आप दे दो, नए वाले नोट आप 2000 के नोट आप ले लो, 100 में आप ले लो, ठीक है ना, हम 1500 तो बंद कर देंगे। तो ऐसे ही कि आप जो है ना, आप इसका एम्बिशन था, जैसे मैंने बताया, करप्शन को कर्ब करना, या मान लीजिए ये जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनको कम करना, काउंटर फिटिंग को कम करना। काउंटर फिटिंग का मतलब होता है जाली नोट को बंद करना। ये तमाम सरकार की एक्टिविटी थी। तो इसमें डिमोनेटाइजेशन को आपने एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर लिया। इसको आप गवर्नमेंट जो है ना वो कहती है कि भाई देखो आप टैक्स इवेजन नहीं कर सकते, क्योंकि सारे पैसे तो क्या आ गए, मेन डोमेन में आ गए, अब है ना, पता चल गया कि कितने लोगों के पास कितने पैसे हैं, ठीक है ना। तो टैक्स लाभ जो है ना, आपको टैक्स अब आपको देना पड़ेगा। डिमोनेटाइजेशन से क्या हो गया, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गया चैनलाइज, ठीक। तो इससे एक और बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हुई भाई साहब, आजकल जो है ना डिजिटल ट्रांसफ़र होते हैं, पेमेंट्स जो है सारे क्या हो रहे हैं, ज़्यादातर क्या होता है पेटीएम, मतलब यूपीआई या बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र या इंटरनेट बैंकिंग, है ना। पहले ये सब चीज़ें लोग बहुत रेयर यूज़ करते थे, लेकिन ऐसा होने से किधर शिफ्ट हुए हम लोग, उस पीरियड में जो ट्रांजैक्शन का सिस्टम था, जबकि आपके पास में कैश का फ्लो कम था, तो आप क्या करते थे, डिजिटलाइज ट्रांसफ़र करते थे चीज़ों को, तो मतलब करेंसी को डिजिटल वे में ट्रांसफ़र करते थे आपके बैंक से, पेटीएम के थ्रू मेरे बैंक में आ गया, वॉलेट ट्रांसफ़र, वॉलेट खेलते रहते थे। तो ये तमाम चीज़ों में चेंजेस आई हैं कि नहीं आई हैं, बताइए, आप ही बताइए। पहले आपके जेब में, आपके घर में जो कैश होता था, आज के मुकाबले पहले ज़्यादा कैश होता था, कैश में डीलिंग ज़्यादा होती थी। आजकल आप क्या करते हो, आइसक्रीम खरीदने जाते हो तो क्या करते हो, भैया पेटीएम कर दूँ, यही करते हो ना, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और इस तरीके से आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो गया, रिविजन।